माय नेम इज़ मोहम्मद शफीक और आज हम शुरू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर फंडामेंटल राइट्स अर्थात मौलिक अधिकार। इस बुक का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सेकंड चैप्टर फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार। और हमारे इंडिया की जो सिटीजन्स हैं, हमारे इंडिया के सिटीजन्स ऐसे 6 बेसिक फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय करते हैं। उन्हीं के बारे में हम आज इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि वो कौन कौन से आर्टिकल्स हैं ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसके अंदर फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजंस की बात की गई है। और हम जानेंगे कि ऐसे कौन से 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमारे देश के सभी जो सिटीजन्स हैं वो एंजॉय करते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ कि एक्चुअल में फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार है क्या। तो इसको शुरू करने से पहले मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ कि हम 1947 में हम आज़ाद हुए। 1947 से पहले हमारे ऊपर ब्रिटिश रूल था और ब्रिटिश रूल के टाइम में या ब्रिटिश रूल के टाइम से पहले लोगों के बारे में किसी भी अथॉरिटी ने नहीं सोचा तो उनके राइट्स वायलेट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, वो लोग उनको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है या नहीं है, इक्वालिटी बिफोर लॉ है या नहीं है। तो ये सारी जो कॉन्सेप्ट्स थे ये आज के जैसे डेमोक्रेसी में सब बातें करी जाती हैं उन सब से बहुत दूर था। तो कानून के सामने हर कोई समान है या नहीं है, इससे किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। क्या अमीर को और गरीब को एक समान जो है ऑफेंस अगर उन्होंने किया है तो उसकी सज़ा दी जा रही है नहीं दी जा रही है। तो ऐसी बातें पहले के टाइम में पहले की सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट नहीं किया करती थी। लेकिन हम देखते हैं अमेरिका के बनने के बाद, अमेरिका के बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। फ्रेंच रेवोल्यूशन से इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी ऐसे शब्द निकले और दुनिया भर ने डेमोक्रेसी जैसी चीज़ों को जो है फील किया, इन चीज़ों को जाना कि डेमोक्रेसी क्या है, लोगों के राइट्स क्या है। मैग्ना कार्टा की अगर हम बात करें तो मैग्ना कार्टा एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ। मैग्ना कार्टा पे नहीं जाऊंगा बट मैग्ना कार्टा के लिए बताना चाहता हूं कि वो बेसिकली एक बेसिक फंडामेंटल राइट था लोगों का जो कि ब्रिटेन में लोगों को सबसे पहली बार दिया गया था। तो लोगों के पास इक्वालिटी होगी कि लोग सभी बराबर माने जाएंगे, लोगों के पास फ्रीडम होगा, लोग अपने धर्म को मान सकेंगे। तो अगर पहले की दुनिया में या पहले के टाइम में अगर आप देखें तो ऐसा कोई राइट लोगों के पास नहीं हुआ करता था। ऐसा कोई राइट जो है किसी सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करता ही नहीं था। क्योंकि अगर कोई एक सोसाइटी है और उस एक सोसाइटी का जो भी अथॉरिटी होगी, जो भी सबसे सुप्रीम अथॉरिटी होगी, जो सबसे सर्वोच्च जो है पद होगा, वही केवल इसको जो है इसका चयन करता था, इसको डिसाइड करता था कि किसी आदमी को कौन सा राइट मिलना चाहिए और कौन सा राइट नहीं मिलना चाहिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर एक गरीब आदमी है और एक अमीर आदमी है, अगर दोनों ने एक जैसा ही ऑफेंस किया है, अपराध किया है, तो हो सकता है कि शायद गरीब को उसकी सज़ा ज़्यादा दे दी जाए और अमीर को कम, इसलिए क्योंकि वो अमीर है और वो गरीब है। लेकिन आज की दुनिया में ऐसी चीज़ें कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ऑलमोस्ट दुनिया में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो आज हम जानते हैं डेमोक्रेसी जैसी चीज़ों को, रिपब्लिक जैसी चीज़ों को, फंडामेंटल राइट्स जैसी चीज़ों को, जुडिशरी जैसी चीज़ों को। बट पहले जहाँ पर राजा ही सब कुछ एकमात्र जो है सर्वोच्च पद माना जाता था, सबसे सुप्रीम अथॉरिटी होती थी, वहाँ पर ऐसे फंडामेंटल राइट्स की बात नहीं करी जाती थी। लेकिन फॉर्चुनेटली जब फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन जैसी चीज़ें हुई, वहाँ से ये कॉन्सेप्ट्स बाहर निकले कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स बहुत ज़रूरी है, डेमोक्रेसी बहुत ज़रूरी है, देश का रिपब्लिक होना बहुत ज़रूरी है। और जब लोगों ने या देशों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशंस को बनाया तो उन कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर फंडामेंटल राइट्स को ज़रूर जोड़ा। और फंडामेंटल राइट्स दुनिया भर में एक ऐसा मुद्दा था जो कि बिना किसी तर्क और वितर्क से जोड़ा गया। अर्थात कहने का मेरा मतलब है कि जिसके ऊपर शायद कोई बहस नहीं करी गई कि फंडामेंटल राइट्स लोगों के लिए गलत है या सही है, वो ऐसी चीज़ें थी कि जो बहुत बेसिक थी और ज़रूरी था लोगों के डेवलपमेंट के लिए, लोगों को एक ऐसी फील दिलाने के लिए कि वो जिस सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं वहाँ पर उनको इक्वल माना जाता है, वहाँ पर उनको फ्रीडम दी जाती है। तो ये ज़रूरी है ऐसे फंडामेंटल राइट्स का होना। और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब 1949 में बना, तब हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसे इन्हीं फंडामेंटल राइट्स को जोड़ा गया। ऐसे ही जो मौलिक अधिकार की जो प्रावधान थी, जो प्रोविजंस थे हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रखे गए ताकि जो हिंदुस्तान आगे बनेगा, जो हिंदुस्तान के जो लोग होंगे, जो सिटीजन्स होंगे, वो इन मौलिक अधिकारों को, फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय कर सकेंगे।
इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। मैं बताता हूँ आपको सबसे पहली चीज़ कि, और अगर मैं बताऊँ जैसे फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स को बहुत और ज़्यादा तोड़ कर बताऊँ तो फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक, अर्थात ऐसी चीज़ की, मतलब ऐसी चीज़ जिसको शायद आप छोड़ ही नहीं सकते, तो बहुत बेसिक चीज़ है। तो सांस लेना जो है, अगर आप सांस नहीं लोगे तो आप जाहिरी बात है मर जाओगे, आप पानी नहीं पियोगे तो जाहिरी बात है मर जाओगे। तो वो क्या है, हमारी बेसिक नीड्स है। अगर वो बेसिक नीड्स हमारी पूरी नहीं होंगी तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा हमारा इस दुनिया के अंदर जो है रहना। ऐसे ही कहा गया कि ऐसे ही कुछ राइट्स, अर्थात ऐसे कुछ आपको अधिकार होने चाहिए जो कि बेसिक हो, जो कि कभी भी छीने ना जा सके। चलिए एक बारी को मान लेते हैं आपकी इक्वालिटी का राइट छीन लिया जाए, चलिए मान लेते हैं कि एक बारी को आपका फ्रीडम का राइट छीन लिया जाए, लेकिन आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, अर्थात जीवन जीने का अधिकार, कि हर आदमी को यह अधिकार है, चाहे वो हिंदुस्तान का हो या हिंदुस्तान का ना हो, चाहे वो हिंदुस्तान घूमने आया हो या हिंदुस्तान में हमला करने आया हो, उसको एटलीस्ट ये राइट जरूर होता है कि उसके पास राइट टू लाइफ है। आप उसकी राइट टू लाइफ का जो राइट है उसको आप नहीं छीन सकते। तो सांस लेने का अधिकार उसके अंदर आता है, ठीक है, आप किसी की हत्या, इस प्रकार की चीजें आप नहीं कर सकते। तो ऐसी चीजों को, तो वही हम क्या है बात करें कि फंडामेंटल राइट्स आर, ऐसे राइट्स हैं जो बेसिकली क्या है, बहुत ज्यादा बेसिक है, जो बहुत बहुत जुड़े हुए हैं आपकी डेली लाइफ से। तो राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, तो ये ऐसे राइट्स हैं जिनको शायद आप नहीं छोड़ सकते। ये बहुत बेसिक राइट्स। मैं एक एग्जांपल दूं आपको, अगर मैं कहता हूँ राइट टू प्रॉपर्टी, 1978 से पहले राइट टू प्रॉपर्टी भी जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन 1978 में 44th अमेंडमेंट एक्ट के बाद उसे फंडामेंटल राइट की लिस्ट से निकालकर उसे लीगल राइट बना दिया गया। मतलब अर्थात कहने का मतलब है कि फंडामेंटल राइट वो नहीं रह गया, अर्थात वो बेसिक राइट नहीं है, बट वो एक लीगल राइट है। फंडामेंटल राइट और लीगल राइट में क्या फर्क होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। फंडामेंटल राइट के लिए आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर आपका उनमें वायलेशन हो, बट आप लीगल राइट के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते। यहीं से हम बात करते हैं। तो मैं आपको इसमें एक चीज बताना चाहता हूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, मैंने आपको पॉलिटिकल साइंस इसी प्लेलिस्ट के अंदर जो है, अगर आप मेरी पहली या दूसरी वीडियो जाकर देखें तो मैंने आपको बताया है कि आर्टिकल्स क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो हमारे जो देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मैंने आपको बताया था कि जब बना तो उस समय 395 आर्टिकल्स थे, और इन 395 आर्टिकल्स में से 12 से लेकर और 35 आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है, बात करता है मौलिक अधिकारों की, अर्थात फंडामेंटल राइट्स की। अब आपको अक्सर कर आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 32 देखने के लिए मिलेगा, और ये सही भी है क्योंकि यही वो चीजें हैं जहां पर आपको बेसिकली मेन फंडामेंटल राइट की बात है। बट आर्टिकल 12, 13 और 32 के बाद 33, 34 और 35 उनके अंदर ये बताया गया है कि एक्चुअल में किससे प्रोटेक्शन है, आपके अगर फंडामेंटल राइट्स को कभी रिस्ट्रिक्ट किया जाए तो इन कैसे कौन से केसेस होंगे जहां पे उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, तो वो सारी बातें उसके अंदर लिखी है। बट मैं वो आपको यहाँ नहीं बताऊंगा क्योंकि वो आपके काम की नहीं है और वीडियो ज्यादा लंबी मैं चाहता नहीं कि हो। तो बस मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। देखिए आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है स्टेट्स की, मतलब अर्थात कहने का मतलब है राज्य, कि ऐसी कौन सी वो अथॉरिटी होगी, ऐसी कौन सी वो अथॉरिटी होगी कि जहां पर जाकर आपको अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन देखने के लिए मिले। फॉर एग्जांपल मैं कहूं, मान लीजिए मेरा घर है और मेरे घर के अंदर आप जो है आ जाएं, घुस जाएं मेरी बगैर परमिशन के, तो आप वहां पर जाकर ये नहीं कह सकते कि ये जो आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है कि जी मुझे जो है घुसने नहीं दिया जा रहा है और ये है, तो वहां पर आप ये नहीं कह सकते, वो तो मेरी पर्सनल लिबर्टी हो गई। लेकिन ऐसी कौन सी जगहें होंगी जहां पर अगर आपको नहीं जो है एंट्री दी जाती है, बैन कर दिया जाता है, मना कर दिया जाता है, तो उसको आप कह सकते हो कि ये एक प्रॉपर फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। अब जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, स्कूल्स, अगर सरकारी स्कूल्स हैं और वहां पर आपको इस बेस पर डिस्क्रिमिनेट कर दिया जाए कि आप
किसी एक पर्टिकुलर सेक्स के हो, आप किसी एक पर्टिकुलर कास्ट के हो, रिलीजन के हो, और उस बेस पे आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए उस स्कूल के अंदर, तो ये एक प्रॉपर आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन माना जाएगा। यहां पर मैं यही बताना चाह रहा था कि आर्टिकल 12 जो है ये डील करता है कि ऐसी वो कौन सी जगहें होंगी, ऐसी वे कौन सी चीजें होंगी जहां पर आप कह सकते हो कि ये मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की सीट, वाइस प्रेसिडेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, इलेक्शन कमीशन, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, तो ये सारी जगहें जितनी हम बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पर आपको इस बेस पर डिस्क्रिमिनेट कर दिया जाए कि आप इस पर्टिकुलर कास्ट से आते हो या सेक्स से आते हो या आप रिलीजन से आते हो, तो आप उसे कहोगे कि ये प्रॉपर फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। यही आर्टिकल 12 कह रहा है। शुरुआत करते हैं। मैं आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुरुआत करते हैं हम आर्टिकल 14। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 6 बेसिक फंडामेंटल राइट्स की बात करी गई है। सबसे पहले है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, और 6th है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अर्थात संविधान उपचार, संवैधानिक उपचार का अधिकार उसे कहा जाता है। मैं हिंदी वाले बच्चों के लिए बता देना चाहता हूँ, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, और धर्मनिरपेक्षता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शुरुआत करते हैं हम आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। आर्टिकल्स को आप हिंदी में कहते हो अनुच्छेद, आर्टिकल्स को आप हिंदी में कहते हैं अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 14 से लेकर और 18 मींस आर्टिकल 14 से लेकर और आर्टिकल 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है राइट टू इक्वालिटी के बारे में। तो राइट टू इक्वालिटी, तो समानता का अधिकार, अर्थात समानता का अधिकार। तो इंडिया के अंदर जो भी इंडियन सिटीजन है उसको ये राइट है कि वो समान माना जाएगा। कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि कहीं किसी पर्टिकुलर जगह पर अगर आप जाते हो, किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में आप जाते हो या कोई भी हो, तो आपको वहां पर इक्वल माना जाएगा, समान माना जाएगा। तो आप चाहे बात कर लीजिए देश के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी की या एक रिक्शा चलाने वाले की, तो वो दोनों समान है, उनका वोट समान है, पॉलिटिकल राइट समान है, सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ भले ही समान ना हो, बट जो है उनके जो राइट है वो सेम है, तो इक्वालिटी उन्हें देखने के लिए मिलेगी। तो कहीं पर ऐसा नहीं होगा कि जी उसको राइट दे दिया जाए और किसी दूसरे को ना दिया जाए। तो राइट टू इक्वालिटी का जो राइट है वो कहता है समानता का अधिकार, मतलब हर कोई इक्वल है। अब इक्वल किस बेस पे है इसको हम देखते हैं। मैं आपको इन आर्टिकल्स को तोड़ तोड़ के बताने की कोशिश करूंगा कि आप बेहतर तरीके से समझ सके। आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, देखिए आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है राइट टू इक्वालिटी एंड इक्वल प्रोटेक्शन, सॉरी राइट टू इक्वालिटी कह दिया, बात करता है आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अब आप अगर इसको देखेंगे तो ये दोनों चीजें आपको सेम सी ही लगेंगी, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस है। इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या कहता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब होता है कि कानून के सामने हर कोई बराबर है। ये कह रहा है आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि कानून के सामने हर कोई बराबर है, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे ऊंची जात का है, चाहे नीची जात का है, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे लड़का है, चाहे लड़की है, हर किसी के पास, हर किसी को क्या देखा जाएगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हर कोई जो है कानून के सामने बराबर है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मान लीजिए किसी एक नीची जात के आदमी ने अगर कोई ऑफेंस कर दिया, अपराध कर दिया, तो उससे सजा ज्यादा मिलेगी, या अगर मान लीजिए ऊंची जात के आदमी ने कोई अपराध किया तो उसके बराबर नहीं होगी। ऐसा बिल्कुल भी प्रावधान भारतीय संविधान के अंदर हमें देखने के लिए नहीं मिलता। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यही कहता है कि हम सभी को इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ देंगे। मतलब कहने का है कि अगर किसी एक आदमी ने कोई ऑफेंस किया है, कुछ गलत किया है, तो वो चीजें सब समान मानी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी को तो आप सजा ज्यादा दे दोगे और किसी को सजा कम। ऐसा प्रोविजन हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखने के लिए नहीं मिलता है। आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यही कहता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ। तो भारतीय संविधान के अंदर जो अनुच्छेद 15 है वो कहता है
कि किसी भी प्रकार का भेदभाव जो है नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स, रिलीजन। तो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर, लिंग के आधार पर किसी भी कहीं पर भी जो है आपको जो है डिस्क्रिमिनेशन देखने के लिए नहीं मिलेगा। आर्टिकल 15 जो है बात करता है। आपने एक फिल्म देखी होगी, मेरे को उसका नाम याद नहीं है मेरे को एक्टर का, वो एक आर्टिकल 15 करके ही एक फिल्म है। तो उसके अंदर दिखाया गया है कि कुछ एक मंदिर होता है, तो उसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस होता है नीचे के जाति के लोगों को जाने का। तो वो एक फिल्म बड़ी अच्छी है, तो वो आर्टिकल 15 पे ही बनी हुई है, तो वो बड़ा अच्छा उसके अंदर दिखाया गया। तो आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन, तो कोई भी किसी प्रकार का भेदभाव आपको भारतीय संविधान के अंदर कहीं भी देखने के लिए, किन्हीं भी संस्थाओं में, किन्हीं भी इंस्टीट्यूशंस में और दूसरी जगहों पर देखने के लिए नहीं मिल सकता कि वहां पर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया हो, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर। तो ये पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से जो है वायलेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है, आपको देखने के लिए मिलेगा कि जी बहुत जगह पे कोई स्कूल होते हैं, बहुत जगह पे गर्ल्स स्कूल होते हैं, बॉयज स्कूल होते हैं, तो अब आप क्या कहने लगोगे जी नहीं मैं तो गर्ल्स स्कूल में पढ़ूंगा और वहाँ पे आपको मना कर दिया जाए तो आप कहोगे जी नहीं ये तो आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है, तो वो चीज़ एक अलग है, ठीक है, ये मत कर देना कभी। तो आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है बात करता है कि जहां पर सभी चीजें सिमिलैरिटीज हैं, तो मान लीजिए कोइड है, तो कोइड स्कूल में अगर आपको कह दिया जाए कि नहीं आपको हम इसलिए नहीं ले रहे, तो वो चीज बिल्कुल सीधे से खारिज बन गई। तो आर्टिकल जो 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में बातें करता है। आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अर्थात कि जो अवसर की समानता होना। आर्टिकल 16 क्या कह रहा है? अवसर की समानता होना, अर्थात इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो जो अवसर है उसकी समानता होना। तो कहीं पर भी आप जाते हैं, ठीक है, किसी इंस्टीट्यूशन में, स्कूल में, कॉलेजेस में, कहीं पर भी आप जाते हैं तो वहां पर आपको कहा जाएगा कि वो इक्वल अपॉर्चुनिटी वहां पर मानी जाएगी। तो किसी भी आप स्टेट में, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया अभी आपको आर्टिकल 12 स्टेट क्या कह रहा है, तो लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में, जुडिशरी में, कहीं पर भी, तो आपको जो अपॉर्चुनिटी होगी, जो अवसर होगा, वो जो है समानता के साथ देखने के लिए मिलेगा। ऐसा कहीं पर भी नहीं होगा कि आपकी जो अवसर है उसको समानता नहीं ना दिया जाए। तो यहीं पे ये आर्टिकल 16 ये कह रहा है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अर्थात अवसर की समानता। तो जो अपॉर्चुनिटी है वो सबके लिए क्या होगी? इक्वल होगी, किसी एक पर्टिकुलर आदमी के लिए ज्यादा या किसी एक पर्टिकुलर आदमी के लिए कम नहीं हो सकती। आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इन दिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हम पढ़ने जा रहे हैं। आर्टिकल 16 बात कर चुका हूं, आर्टिकल 17 क्या कहता है? आर्टिकल 17 कहता है इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो छुआछूत का जो प्रथा हमें हिंदुस्तान में देखने के लिए मिलती थी कि जहां पर इस प्रकार की चीजें हुआ करती थी कि छोटी जाति के लोग, बड़ी जाति के लोग छोटी जाति को छूने से मना कर दिया करते थे। इस प्रकार का एक भारतीय इतिहास में, भारतीय समाज में बहुत ज्यादा प्रचलन था। उस चीज को आर्टिकल 70 सिरे से खारिज करता है, कहता है कि यहाँ पर अनटचेबिलिटी को बिल्कुल बैन कर दिया गया है, कि अनटचेबिलिटी मान्य नहीं है। अगर आपके साथ कहीं स्टेट्स पे कहीं पर भी अगर आपके साथ इस प्रकार की चीजें होती हैं कि जहां पर आपको अनटचेबल कहा जाए, अनटचेबिलिटी जैसी इंटेंशंस को दिखाया जाए, ये पूरी तरीके से प्रॉपर वायलेशन ऑफ आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा। और इसको लेकर आप बाद में, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हमारे जस्टिसेबल राइट्स होते हैं, तो इनको लेकर बाद में आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी जा सकते हो। उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। आर्टिकल 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? आर्टिकल 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। तो पहले हुआ करता था कि लोग जो है तरह तरह के टाइटल्स अपने नाम के साथ लगा लिया करते, तो राय बहादुर, खान बहादुर, जमींदार, ठाकुर, इस प्रकार के बहुत सारे नाम जो है, नाना प्रकार के नाम लगा लिए जाते थे। तो भारतीय संविधान ने उस टाइटल्स को एबॉलिश कर दिया। बेसिकली वो टाइटल्स क्या है कि वो एक आदमी को, जो नॉर्मल लोग हैं उनसे अलग बना देता है, और अलग बना रहा है तो या तो उसको, आपको जो टाइटल है वो सरकार ने दिया हो या किसी काम की वजह से दिया हो, वो आप सिर्फ अपने पैसे के दम पे, अपनी ताकत के दम पे, पावर के दम पे ले रहे हो, तो वो चीज़ कहीं भी जो है इक्वालिटी नहीं रहेगी। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो आर्टिकल 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स को रखता है। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर आपको भारत रत्न, पद्म भूषण, इस प्रकार के बहुत सारे आपको टाइटल्स देखने के लिए मिलेंगे, बट उनको आप ये नहीं कहोगे कि वो आर्टिकल 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है। बेसिकली वो सरकार द्वारा दिए गए हैं और वो किन्हीं विशेष कार्यों द्वारा दिया गया है। तो भारत रत्न दिया जा रहा है तो आप इंडिया के जेम हैं, आप जो है बहुत प्राइसलेस आदमी, तो इस प्रकार की चीजें होती हैं, ठीक है।
तो ये तो हमने बात किया कि आर्टिकल 14, 15, 16, 17 एंड 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है राइट टू इक्वालिटी के बारे में, अर्थात समानता के अधिकार के बारे में। यही अगर हम बात करें राइट टू फ्रीडम, ठीक है, तो आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी आपके समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूं। अगर अभी भी कोई डाउट है आपको तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। राइट टू फ्रीडम क्या कहता है? राइट टू फ्रीडम भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है, राइट टू फ्रीडम जो है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट है। राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 तो आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ डील करता है। और आर्टिकल 19 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 19 क्या कहता है, पहले मैं आपको समझा देता हूं कि बेसिकली एक्चुअल में राइट टू फ्रीडम है क्या। देखिए, जैसा कि आर्टिकल 19 है, इस आर्टिकल 19 के अंदर 6 आपको स्वतंत्रताएं अर्थात फ्रीडम्स दी गई हैं कि जिनको आप फ्रीली इंडिया के अंदर एंजॉय कर सकते हो। पहले तो हम जानते हैं वो क्या है कि सबसे पहली चीज है आर्टिकल 19 के अंदर, मैं बता दूं आपको 6 चीजें हैं जो बिल्कुल आपको फ्री बनाती है। तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो आप अपनी बात को बता सकते हो, आपकी बात को दबाया नहीं जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी चीज आती है, तो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, जितनी भी ये जगहें हैं, यहाँ पर आपके इन फंडामेंटल राइट्स को दबाया नहीं जा सकता। अब वो बात अलग है, किसी एक पर्टिकुलर आदमी को आप कहने लोगों कि नहीं मेरे पास तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आप मेरी सुनो, नहीं, क्योंकि उसके पास भी पर्सनल लिबर्टी का अधिकार है, तो वो आपकी सुने ना सुने वो उसकी मर्जी है। लेकिन हाँ, देश का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर आपसे ये नहीं कह सकता कि जी मेरी पर्सनल लिबर्टी है, यूं नहीं कह सकता, क्योंकि वो एक स्टेट की अथॉरिटी के अंदर, एक स्टेट की परिभाषा के अंदर आ जाता है, जो मैंने अभी आपको बताया आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, तो आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बात कहता है कि स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसी के अंदर एक दूसरा पॉइंट है कि आप पीसफुल तरीके से, आप बिल्कुल पीसफुल तरीके से अपने आप को असेंबल कर सकते हो। तो आप देखते हो कभी भी अगर हमारी सरकार कोई कानून लाती है तो बहुत सारे प्रोटेस्ट वहाँ देखने के लिए मिलते हैं। हमने सीएबी और एनआरसी पे प्रोटेस्ट देखा, अभी जो फार्म बिल्स चल रहे हैं उनके ऊपर हमने प्रोटेस्ट देखा। तो ऐसे बहुत से प्रोटेस्ट होते हैं। तो वो यही कह रहा है राइट टू फ्रीडम कि आपके पास ये फ्रीडम है कि आप पीसफुल तरीके से असेंबल हो सकते हो विदाउट आर्म्स। तो आप नॉन वायलेंट ना हो, आप नॉन वायलेंस ना करें, अहिंसा ना करें, हिंसा ना करें, और आपके पास पूरा यह अधिकार है स्वतंत्रता का कि आप अपने आप को पीसफुली असेंबल कर सकते हैं। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें, इसी के अंदर एक थर्ड पॉइंट है कि आप अपने लिए एसोसिएशंस बना सकते हैं, अपने लिए यूनियंस बना सकते हैं, अपने लिए आप संघ बना सकते हैं। तो आपको जैसे फॉर एग्जांपल आपको अगर कोई ग्रुप बनाना, जैसे आप देखते हैं कि जमात इस्लामी है, आरएसएस नाम के संस्थाएं बनी हुई है, एसोसिएशन बनी हुई है, तो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आप अपने लिए बना सकते हो। बट हाँ, वो कभी मतलब जब गलत हो जाती है, जब वो देश की यूनिटी और देश की इंटीग्रिटी को तोड़ने की बात करे। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास राइट है एसोसिएशन का, यूनियन बनाने का, संघ बनाने के लिए, लेकिन बशर्ते वो देश की यूनिटी को और देश की इंटीग्रिटी के लिए खतरा ना हो, तब ऐसे में आपके उस राइट को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। तो आर्टिकल 19 कह रहा है स्पीच एंड एक्सप्रेशन, पीसफुली असेंबल, नॉन वायलेंस तरीके से, एंड एसोसिएशन बना सकते हो, यूनियंस बना सकते हो। इसके बाद है कि आप इंडिया की थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया आप फ्रीली कहीं पर भी आप जो है अपने आप को सेटल डाउन कर सकते हो, घूम सकते हो, फिर सकते हो फ्रीली, आप फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री। ठीक है, तो इंडिया के जितने भी इंडिया की टेरिटोरियल बाउंड्री के अंदर जो भी हिस्सा है, आप वहां पर फ्रीली अपने आप को क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह आ सकते हो, जा सकते हो, घूम सकते हो, फिर सकते हो। आर्टिकल 15 कहता है, आर्टिकल 19 के अंदर फिफ्थ पार्ट जो है पॉइंट है वो ये कहता है कि आपके पास ये भी राइट है कि आप इंडिया के थ्रू आउट द टेरिटरी के अंदर कहीं पर भी जाकर आप सेटल हो सकते हो, आप कहीं पर भी जाकर सेटल हो सकते हो। लेकिन जो है आर्टिकल 17 था, तो वहां पर आप उसके तहत आप नहीं हो सकते थे, उसको अब हटा दिया गया है। और शायद क्या अब जो है ये प्रावधान है कि वहां पर जो आर्टिकल 17 के अंदर जो भी चीजें आती थी, अब उनको जो है खत्म कर दिया गया है। तो आर्टिकल 19 है उसका फिफ्थ पॉइंट कहता है कि आप इंडिया के किसी भी हिस्से में अपने आप को सेटल कर सकते हो। सिक्स पॉइंट इसके अंदर है कि आप इंडिया के अंदर रहकर किसी भी प्रकार के प्रोफेशन को अपनाएं, किसी भी प्रकार के ऑक्यूपेशन को अपनाएं। ये आपको कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता कि आपको यही काम करना होगा। ये आपका फंडामेंटल राइट है।
आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि ये आपके पास एक फंडामेंटल राइट है कि आप किसी भी प्रकार के प्रोफेशन को, किसी भी प्रकार के ऑक्यूपेशन को आप अपनाएं, ये भारतीय संविधान आपको अधिकार देता है। आर्टिकल 19 ये था। इसके बाद हम जानते हैं आर्टिकल 20, 21 एंड 22, और इसके बाद ये वीडियो यहीं पर ही खत्म हो जाएगी। जानते हैं आर्टिकल 19 हमने देख लिया। आर्टिकल 19 के बाद अगर हम बात करें आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आर्टिकल है। आर्टिकल 20 और 21 ऐसे राइट्स हैं, तो और भी हैं, बट आर्टिकल 20 और 21 ऐसे राइट्स हैं जो कभी भी ना इमरजेंसी के समय हट सकते हैं, ना मार्शल लॉ के समय हटाए जाएंगे, या कहीं और भी अगर कोई वजह हो जाए उस समय भी एटलीस्ट या 20 और 21 नहीं हटेंगे। और ये आर्टिकल 20 और 21 इंडिया का अगर सिटीजन है वो भी इंजॉय करता है, और अगर फॉरेन सिटीजन कोई इंडिया आ रहा है वो भी इंजॉय करता है। उसके अंदर चाहे कोई अजमल कसाब जैसा ही आदमी क्यों ना हो, जिसने जो है इंडिया में आके पानी के मतलब रास्ते से और जो है मुंबई में हमला करा, वो जैसे भी आदमी भी जो है इन जैसी चीजों को एंजॉय करते हैं। बताता हूँ आपको ये क्या है। आर्टिकल 20 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो ऑफेंस है, जो आप अपराध आप जो कर रहे हो, उसको लेकर कहीं ना कहीं इस प्रकार की चीजें, जैसे जियोपार्डी एक चीज होती है। जियोपार्डी का मतलब होता है कि जो पनिशमेंट है वो एक समय से ज्यादा नहीं होगी। मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपसे कह दूं, जैसे मान लीजिए अगर मैं कोई अपराध कर देता हूं और मुझे उसके लिए 4 साल की सजा हो जाए, और उस 4 साल की सजा काटने के बाद फिर मुझे दोबारा से जो है उसमें फंसाया जाए, तो ये चीज बिल्कुल भी मान्य नहीं है। ये कहता है आर्टिकल 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि आपके पास पूरी तरीके से प्रोटेक्शन है अगेंस्ट कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। तो अपराध में आपको किसी भी प्रकार अगर आप अपराध करते हो तो आपको एक समय से ज्यादा उसमें नहीं फंसाया जा सकता है। ये कहता है आर्टिकल 20 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपने अगर कोई गुनाह कर दिया और उसकी एक बार सजा आपने अगर काट ली है, तो अब आपको दोबारा उसकी प्रोसीडिंग के अंदर नहीं लाया जा सकता। वहीं अगर हम बात करें आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, तो आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन जीने का अधिकार। ये जो राइट है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट राइट जो है माना जाता है। सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ही नहीं, दुनिया भर के संविधानों में जो है आर्टिकल जो राइट टू लाइफ का जो संविधान है माना जाता है। तो जीवन जीने का अधिकार आपके पास है। तो एटलीस्ट कोई सजा अगर किसी ने करी, जैसे मैंने भी आपको नाम बताया अजमल कसाब का, अजमल कसाब जो है पानी के रास्ते आया हिंदुस्तान और उसने लोगों को मारा, लेकिन हमारी देश की जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स थी उसने उसे ऐसा नहीं किया कि वो आया और आते ही उसने लोगों को मारा और उसको फांसी पे चढ़ा दिया उन्होंने, नहीं, उसके खिलाफ प्रॉपर प्रोसीडिंग चली सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और इवन ये भी था कि उसको एक वकील भी दिया गया उसको डिफेंड करने के लिए, जबकि इसको लेके इंडिया का बहुत मजाक भी उड़ाया गया। लेकिन ये कहता है आर्टिकल 21 के राइट टू लाइफ है ना, कि तो जीवन जीने का अधिकार है ना, तो एटलीस्ट आप उसकी सुनो भी जरूर, ठीक है। तो ये कहा जाता है कि जी 100 गुनहगार छूट जाए बट एक बेगुनाह नहीं बचना चाहिए। तो अब मान लीजिए अजमल का साहब गलत था, लेकिन हो सकता है कि कोई दूसरा गलत ना हो, तो उनके लिए इस प्रकार के राइट्स होने जरूर है। तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये कहता है कि आपकी एक तो मेरी खुद की एक अभिव्यक्ति है, और तथा साथ ही साथ क्या है, मुझे जीवन जीने का अधिकार है, मेरी एक पर्सनल लिबर्टी भी है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी एक पर्सनल लाइफ है, तो उस पर्सनल लाइफ के अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं हो सकता है। तो पब्लिकली या इस प्रकार से आप मुझे कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग्स के अंदर नहीं घसीट सकते हो मेरी पर्सनल लाइफ को। वही तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि राइट टू फ्रीडम, तो राइट टू फ्रीडम के अंदर बात करी हमने आपका आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, 21 एंड 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल जो है 19 क्या कहता है कि आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन है, आप हिंदुस्तान में कहीं भी फ्रीली आ सकते हो, जा सकते हो, आपके पास ये राइट है कि आप अपने आप को किसी पर्टिकुलर जगह पर असेंबल कर सकते हो पीसफुली विदाउट आर्म्स से, है ना, और साथ ही साथ आप एसोसिएशन बना सकते हो, यूनियन बना सकते हो, आप हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में रह सकते हो, कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हो, कोई भी प्रोफेशन कर सकते हो। आर्टिकल 20 कहता है कि जी कि कोई अगर ऑफेंस है तो उसकी प्रोटेक्शन भी है, ठीक है, आपको नहीं बताया जाएगा। आर्टिकल 21 कहता है कि जी राइट टू लाइफ है, और आर्टिकल 21A कहता है राइट टू एजुकेशन के बारे में, ठीक है। तो आर्टिकल 21A क्या कहता है, राइट टू एजुकेशन, तो जो शिक्षा का अधिकार भी है। तो 6 साल से लेकर और 14 साल तक के जो भी बच्चे हैं इनको एक बिल्कुल फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी एलिमेंट्री क्लास तक। एलिमेंट्री क्लास तक इनको एक फ्री एंड बिल्कुल कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। अच्छा, इसके अंदर ये नहीं आता कि अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर आप हायर एजुकेशन करना चाहें या
एक जो है कोई और प्रकार के कोर्सेज करने चाहे तो वहां पर आप ये नहीं कह सकते हो कि जी आर्टिकल 21A है, ऐसा नहीं है। सिर्फ कंपलसरी एजुकेशन किस लिए है, एलिमेंट्री तक ही है, और जहां पर सरकार आपको बिल्कुल फ्रीली जो है जो शिक्षा जो है देती है। आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेटरी अरेस्ट एंड डिटेंशन। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको बताना चाहता हूं। आर्टिकल 22 क्या कहता है? आर्टिकल 22 कहता है कि एक तो आर्बिट्रेटरी अरेस्ट मतलब आप किसी को भी गलत तरीके से अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर आपके पास प्रॉपर तरीके से ऐसे एविडेंसेस प्रूव्स हैं कि उसने वो जो है अपराध किया है, ऑफेंस किया है, तभी आप उस पर्टिकुलर आदमी को अरेस्ट कर सकते हो, पकड़ सकते हो। साथ ही साथ आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, आर्टिकल 22 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्बिट्रेटरी पावर्स अरेस्ट के खिलाफ मना करता है कि आप किसी को गलत तरीके से, अगर उसने ऑफेंस नहीं किया है तो आप उसे नहीं पकड़ सकते। साथ ही साथ डिटेंशन के बारे में कहता है। मैं डिटेंशन से रिलेटेड आपको बताना चाहूंगा। डिटेंशन दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्यूनिटिव डिटेंशन और एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, प्यूनिटिव डिटेंशन का मतलब होता है कि जब आपको पकड़ा गया है, आपको पुलिस ने पकड़ लिया है और इसलिए पकड़ा है आपको कि आपने कोई ऑफेंस किया है, आपने कोई अपराध किया है और पुलिस ने आपको पकड़ लिया, इसे आप कहते हो प्यूनिटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन आप इसे कहते हो। ठीक है, लेकिन एक चीज होती है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन को निवारक नजरबंदी भी कहते हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है कि जब आपको इस बेस पे पकड़ा ना जाए कि आपने कोई अपराध किया है, बल्कि आपको इस बेस पे पकड़ा जाए कि आप कोई अपराध कर सकते हो इन फ्यूचर, उसको आप कहते हो प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, प्यूनिटिव डिटेंशन हो गया कि आपने कोई अपराध किया, आपके ऊपर प्रॉपर प्रोसीडिंग चली, आप कोर्ट गए, वहां पर आपको ऊपर सजा हो गई, वो हो गई प्यूनिटिव डिटेंशन। बट प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है कि जहां पर आपको इस बेस के लिए पकड़ा गया है कि जहां पर आप कोई क्राइम कर सकते हो, तो कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर सकते हो, इसलिए आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन रखा गया। ये निवारक नजरबंदी का एक प्रॉपर टॉपिक है, मैं आपको जो है आगे उसमें बताता रहूंगा। ठीक है, तो हमने आज जाना आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू फ्रीडम और डिफरेंट आर्टिकल्स, और उसके थोड़ा एक बेसिक जो है हमने नॉलेज ली। इस वीडियो को मैं आज यहीं बंद करता हूं। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, और अगर कोई भी डाउट अगर आपको है तो मुझसे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।